गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2 के लास्ट टॉपिक पे हम आ गए। आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता। आज लास्ट टॉपिक पे हम हैं और जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके आपके लिए इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है ताकि आपको ये तुरंत समझ में आ जाए। बेसिकली आज के टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या हम कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। मतलब ये पैसा घूमता कैसे है, एक इकोनॉमी के अंदर इनकम कहां पे जनरेट होती है, फिर वो पैसा जब जनरेट होता है, कमाया जाता है, उसके बाद वो पैसा कहां जाता है और फिर उसमें से वो पैसा फिर आगे निकल जाता है और कहां चला जाता है। मतलब द जर्नी ऑफ मनी। बेसिकली अगर हम छोटी सी बात कहें तो ये जो पैसा घूमता है, इट्स अ जर्नी ऑफ इनकम। वी आर गोइंग टू स्टडी द जर्नी ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। मतलब पैसा कमाया कैसे जाता है, कहां पे पैसा कमाया जाता है, फिर उसे कहां पे बांटा जाता है और फिर कौन उसे खर्च करता है और वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां वो जनरेट किया गया। ये जो सर्कुलर फ्लो है, जहां पैसा जनरेट होता है, जहां पे पैसा बनाया जाता है, कमाया जाता है। पैसा मतलब नोट छापने से नहीं है, मैं इनकम जनरेशन की बात कर रहा हूं। जहां पे इनकम जनरेट होती है वो इनकम वापस वहीं पहुंच जाती है और वो कैसे पहुंचती है, वो पूरा सफर इनकम कैसे तय करती है, इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपने इंटरसेक्टर फ्लो तो पढ़ लिया कि दो तरह के फ्लो होते हैं, देयर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर इज द फ्लो ऑफ मनी। वो सारी बातें आपने कल तक पढ़ ली थी। आज इस लास्ट टॉपिक के ऊपर हम हैं। आप बड़े गौर से इसको समझना और एक एक वर्ड को कम से कम 5 बार पढ़ लेना। आई एम 100% श्योर कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी और ये बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, देखो क्या कहा मैंने, ये टॉपिक है, ये थोड़ी जगह थोड़ी थी, अभी इसमें थोड़ा कुछ और लिखना होगा। तो आ जाओ, ये टॉपिक नंबर 7 है, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी। इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, ये पेपर में आता है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसके आने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं, मैं आपको साफ कह देता हूं। और ऐसे ही एक एक वर्ड आप लिख लो पेपर में, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आ जाओ फटाफट। तो ये देखो कंसेप्ट क्या है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और मनी, मतलब द जर्नी ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आओ कैसे होता है ये देखो। ये हम आपको ये मैंने कल ही कहा था कि हम 2 सेक्टर्स के बीच में पढ़ने वाले हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर, मतलब फर्म। हम गवर्नमेंट सेक्टर को और एक्सटर्नल सेक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं करते अपनी स्टडी के अंदर। हम 2 ही सेक्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ये हमने कल भी बात कर ली थी। तो ये 2 सेक्टर है एक इकोनॉमी के अंदर, ये है हाउस होल्ड सेक्टर और ये है प्रोडक्शन यूनिट। इसे प्रोडक्शन यूनिट कहो, प्रोडक्शन फेज कहो या वैल्यू एडेड फेज कहो, एक ही बात है, दे आर ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है जी। तो ये देखो, ये पैसा घूम कैसे रहा है। इधर प्रोडक्शन यूनिट के अंदर सबसे पहले इनकम जनरेट की जाती है। पैसा कहां कमाया जाएगा, पैसा कौन बनाएगा, हु विल जनरेट द इनकम, दोज दे आर डूइंग द प्रोडक्शन। सर वो कैसे इनकम जनरेट करेंगे सर, क्या वो नोट छाप देंगे? नहीं बेटे नहीं, आप समझो ना, फैक्ट्रीज में क्या होता है, कच्चा माल खरीदा 5000 रुपीज का, उसको बनाया और 10,000 का बेच दिया। तो जो 5000 का हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने कितने में बना के बेचा सर? 10,000 में। तो कितने की इनकम जनरेट कर दी सर? 10,000। नहीं नहीं नहीं, 5,000 का तो हमने ऑलरेडी खर्चा कर दिया था। तो इनकम कितने की जनरेट हुई सर? 5,000। वो 5,000 को हम जनरेशन ऑफ इनकम बोल दें, उस 5,000 को हम वैल्यू एडिशन बोल दें, एक ही बात है। मींस वी हैव एडेड द वैल्यू ऑफ ₹5,000 टू दैट 5,000 ऑफ रॉ मटेरियल। आप मेरी बात समझ गए? कितना सिंपल है। तो पैसा इनकम जो है वो जनरेट कहां पे हुई? सबसे पहले इनकम जनरेट कहां होती है, पैसा बनता कहां है?
सर बैंकों में, अरे नहीं, मैं इनकम जनरेशन की बात कर रहा हूं, प्रिंटिंग ऑफ मनी की बात नहीं कर रहा हूं। तो इनकम जनरेट कहां से हुई? प्रोडक्शन यूनिट्स। सबसे पहले इनकम कहां जनरेट होती है? प्रोडक्शन यूनिट से। और प्रोडक्शन यूनिट इनकम जनरेट करता कैसे है? क्योंकि उसको ये लोग, ये हाउस होल्ड वाले जो होते हैं, ये उसको प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? कैपिटल, लेबर, लैंड, मीन्स ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑनर्स, जिन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट को क्या देते हैं? सर जो कुछ इनके पास होता है सब कुछ देते हैं। क्या सर? दोज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर ये लोग क्या करते हैं? दे जनरेट द इनकम। सबसे पहले इनकम कहां जनरेट होती है? प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। मैं आगे बढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। और फिर ये इनकम जो जनरेट होती है, जो पैसा कमाया जाता है, जो फैक्ट्री का मालिक पैसा कमाता है, वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा कहां जाएगा? जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो पैसा कहां जाएगा? प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल इनकम की। वो पैसा कहां जाएगा? सर वो बट जाएगा। किन में बटेगा? सब उन्हीं में, हाउस होल्ड वालों में। कोई लेबर में चला जाएगा, कोई सैलरी में चला जाएगा, कोई वेजेस में चला जाएगा, रेंट में चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट में चला जाएगा, सारे एक्सपेंस। तो यानी जो इनकम जनरेट हुई एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वो इनकम कहां चली गई? दोबारा से घूम के वापिस कहां? हाउस होल्ड के पास। आप हम लोगों के पास वापिस आ गई। वो इनकम कहां आ गई? वापिस हाउस होल्ड के पास आ गई। किस रूप में? एज अ फैक्टर पेमेंट। हमने इसे क्या दिया था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसने क्या किया? इनकम जनरेट की। और उस इनकम का क्या किया? वापिस हम ही को बांट दिया। वो पैसा कहां आ गया? हमारे पास सैलरी के रूप में, रेंट के रूप में आ गया ना हमारे पास। हाँ सर आ गया। अब हमने इस पैसे का क्या किया? हम इस पैसे का फिर क्या करेंगे? सर इस पैसे को हम खा लेंगे सर, थाली में रख के इस पैसे को हम खाने लग जाएंगे। अरे नहीं बाबा नहीं, क्या करेंगे? हम फिर से इस पैसे को लेके जाएंगे और किसके पास जाएंगे? प्रोडक्शन यूनिट के पास। और क्या परचेज करेंगे? अगेन गुड्स एंड सर्विसेज। ये पैसा वापस कहां चला गया? जहां पे ये पैसा जनरेट हुआ था। थोड़ी सी बात मेरी फिर से सुनना, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अगर आपके पास इस वक्त पे कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उसे छोड़ो और माइंड को बिल्कुल सेंट्रलाइज करो। मैं बहुत छोटी सी बात को समझा रहा हूं और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड किया? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या होता है? सर जिसको यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस की जाती है। क्या होता है वो? सर लैंड, सर लेबर, कैपिटल, सर एंटरप्रेन्योरशिप, मालिक तो वहीं से निकलते हैं, सब कुछ। फिर प्रोडक्शन यूनिट ने क्या किया? सर दे जनरेट द इनकम। उन फैक्टर्स का यूज करके उन्होंने क्या किया? दे जनरेट द इनकम। उन्होंने इनकम जनरेट की। कैसे? बाय एडिंग द वैल्यू इन द प्रोडक्ट। उन्होंने वैल्यू एडिशन के थ्रू इनकम जनरेट की। फिर जब इनकम जनरेट हुई, एक प्रोडक्शन यूनिट को इनकम हुई, उसने पैसा कमाया, उस पैसे का उस फैक्ट्री ने क्या किया? उस पैसे को वापस किसे दे दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। कैसे? लोगों को सैलरी दे दी, जिनसे जगह किराए पे ली थी उनको रेंट दे दिया, जिनकी लैंड थी उनको पैसे दे दिए। जो बच गया प्रॉफिट वो कौन ले गया? एंटरप्रेन्योर ले गया, मालिक ले गया। वो भी तो हाउस होल्ड सेक्टर का ही आदमी है। हाँ सर, तो पैसा बढ़ गया, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां पे इनकम जनरेट हुई और यहां वापस क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब जब हमारे पास पैसा आ गया, हमने उस पैसे का क्या किया? सर हमने उस पैसे से दोबारा गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर लिए। वो पैसा वापस कहां चला गया? दोबारा कहां चला गया? सर प्रोडक्शन यूनिट के पास चला गया। आप सोचो, आप सोच के देखो मैं क्या बोलता हूं। मान लो आपके पास 10 एकड़ लैंड है, 10 एकर्स ऑफ लैंड जो है, और कोई फैक्ट्री वाला आपके पास आया और बोला मुझे ये लैंड किराए पे चाहिए, मैं इसका रेंट देने को तैयार हूं। आपने कहा ठीक है, कितना रेंट? उसने कहा आई विल पे यू 20,000 पर एकड़। हो गई बात। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेना।
20,000 पर एकड़ में बात नक्की हो गई। बोलो कितने एकड़ जगह थी? सर 10 एकड़। 1 एकड़ का कितना मिल रहा है? सर 20,000। एक साल में कितना कमा लिया? सर 2 लाख। तो फैक्ट्री ओनर जो है उस लैंड जो आपसे लेगा वहां पे क्या आरती करेगा? नहीं सर, वो वहां पे इनकम जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा। हो सकता है कोई फैक्ट्री लगाएगा, कुछ तो करेगा। हाँ सर, कुछ तो करेगा। लैंड आपने दी, फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया? वहां पे प्रोडक्शन की और इनकम जनरेट की, और उस इनकम को जनरेट करने के बाद मान लो वहां पे 2 ही लोग काम करते हैं, उनको सैलरी भी दे दी। फिर वो क्या देगा? सर मेरा रेंट दे देगा। आपको रेंट भी दे दिया, और जो बचा वो कहां गया? सर वो उसका प्रॉफिट है, वो ले जाएगा। तो यानी आपने पहले क्या दिया? लैंड। उसने उस लैंड पे क्या किया? सर इनकम जनरेट की, और इनकम जनरेट करके वापस किसे दे दी? सर आप ही को, हम ही को दे दी। सर इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब पैसा आपके हाथ में आ गया, उस पैसे का आप क्या करने वाले हो? 2 लाख का क्या पैसा खाने वाले हो? नहीं सर, नहीं। हम उस पैसे से फिर बाजार में जाएंगे और क्या खरीद के लाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसा वापस कहां चला गया? जहां जनरेट हुआ था, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोडक्शन यूनिट। तो पैसा घूम गया। दैट इज द जर्नी ऑफ इनकम। अगर आप समझ गए तो ये लिखे हुए को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इतनी सी बात मेरी समझ गए, जिसे मैंने 2 बार समझाया, मैंने एज्यूम करके एग्जांपल लेके भी आपको समझाया। आओ आगे बढ़े। ये इस डायग्राम का मतलब है जो छोटा सा मैंने बनाया है, वो बुक के वो देख के आप डरना नहीं। बहुत सिंपल सी कहानी है। वी आर स्टडिंग द जर्नी ऑफ इनकम। पैसा बनता कहां है, फिर वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां पे होता है, और वापस वो पैसा वहीं पहुंच जाता है जहां वो पैसा जनरेट किया गया था। आओ चले आगे, आ जाओ। सर्कुलर यहां से करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर 3 एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप नहीं होती। नंबर 1, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मींस, इसका मतलब है इनकम जनरेशन, क्योंकि प्रोडक्शन से ही इनकम जनरेट की जाती है। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि 5,000 का हमने रॉ मटेरियल लिया और उसको बना के 10,000 का बेच दिया, तो कितने की इनकम जनरेट हो गई? सर 5,000 की इनकम जनरेट हो गई। तो प्रोडक्शन से क्या होता है? वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन का मतलब है जनरेशन ऑफ इनकम। ये देखो, तो सबसे पहला काम एक इकोनॉमी में क्या चलेगा? प्रोडक्शन मींस इनकम जनरेशन। दूसरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किस रूप में? फैक्टर पेमेंट। आ जाओ तीसरा है इनकम डिस्पोजिशन। इनकम डिस्पोजिशन, या इसे हम कह सकते हैं इनकम स्पेंडिंग, या इसे हम कह सकते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, पैसे का खर्च करना। इसे हम इनकम डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, इसे हम इनकम स्पेंडिंग भी कह सकते हैं। तो 3 ही काम होते हैं, इनकम का जनरेट करना, फिर उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूट करना, और दोबारा से उस इनकम को खर्च कर देना, और वापस इनकम वहीं पहुंच जाती है जहां वो जनरेट हुई होती है। सर कुछ पैसा बैंक में भी तो जाता होगा, कुछ हम इन्वेस्ट भी तो, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो बैंकिंग। हम ऐसा एज्यूम करते हैं। ये सर्कुलर फ्लो पढ़ते हुए कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ 3 एजम्पशंस हैं जो इसके बाद आपको लिखवा दूंगा। कुछ एजम्पशंस माइंड में रख के हम इसको पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है हर लॉ की एजम्पशंस होती थी, हमने बहुत 11 एजम्पशंस पढ़ी हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो जो है इसकी भी कुछ एजम्पशंस हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जितना कमाया वो सब हमने खर्च कर दिया, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 एक्टिविटीज एक इकोनॉमी में होती हैं। एक प्रोडक्शन मींस वैल्यू एडेड बोलो या बोलो इनकम जनरेशन। दूसरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मींस फैक्टर पेमेंट, और तीसरी इनकम डिस्पोजिशन। ये 3 एक्टिविटीज एक इकोनॉमी में होती हैं। एंड these 3 एक्टिविटीज आर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही 3 एक्टिविटीज क्या होती हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो का मतलब है सर्कल में इनकम का घूमना, मतलब इनकम की द जर्नी ऑफ इनकम। यही 3 एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसकी एक एक्टिविटी के बारे में मैंने लिखवाया है, आ जाओ देखते हैं फटाफट। सबसे पहले है इनकम जनरेशन मींस प्रोडक्शन, या फिर बोलो
वैल्यू एडिड फेज, कुछ भी बोल सकते हैं आप। आपको मैंने बता दिया, देखो क्या होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक कर देना। इसको आप लाइक करना छोड़ चुके हो ना। आप कुछ बच्चे लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, आप बच्चे छोड़ चुके हो। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। नहीं तो किताब खोल के देखोगे ना तो फिर आपको दिन में तारे दिखने लगेंगे। क्योंकि जो जिसने किताब लिखी है ना, उसे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप बहुत ज्यादा होशियार हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी 12th ही क्लास में हो। मैं उस लेवल की लैंग्वेज आपके लिए यूज करता हूं ताकि आप 12th स्टैंडर्ड में आकर इस बात को समझ सको। 90% टीचर्स क्या मिस्टेक करते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं। 90% टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं। जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वे भूल जाते हैं कि जो सामने बैठे हैं वो टीचर नहीं है, वो स्टूडेंट है। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो। जब आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके पास पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि उसे नहीं आता या वो अच्छे से सीखना चाहता है। और टीचर आजकल जब पढ़ाते हैं तो ये क्या समझते हैं कि सामने वाले को सब कुछ आता है, बस उसे फटाफट से चेप दो और निकल जाओ। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आ जाओ फटाफट, चाहे टॉपिक पे टाइम लग जाए, कोई बात नहीं। हमें आधा घंटा हो गया इस टॉपिक पे, कोई बात नहीं। आ जाओ आगे चले। क्या बोलता है? इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज के अंदर इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट। कहां पे इनकम जनरेट होती है? प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर। कैसे? कैसे? फैक्टर ऑनर्स, फैक्टर ऑनर होता है ना कौन? हाउस होल्ड। फैक्टर ऑनर्स मैंने लिख दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंडर देयर सर्विसेज टू प्रोडक्शन यूनिट्स। फैक्टर ऑनर्स मीन्स हाउस होल्ड, रेंडर देयर सर्विसेज टू प्रोडक्शन यूनिट। आ जाओ आगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस contribution goods and services are produced। फैक्टर्स ऑनर्स अपनी सर्विस रेंडर करते हैं किसको? प्रोडक्शन यूनिट को। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। आओ आगे बढ़े। These are sold in the market and then income is generated in first phase। in फर्स्ट फेज। कितना सिंपल है। फैक्टर ओनर्स रेंडर देयर सर्विस टू प्रोडक्शन यूनिट्स with the contribution of factor owners, the production units generate the income. They generate goods and services, sell them in the market and generate the income। 5,000 का कच्चा माल लिया और उसको 10,000 का बेच दिया, 5,000 की इनकम जनरेट कर दी। पर वो कच्चा माल मिला कहां से? कहां से आया वो रॉ मटेरियल? फ्रॉम द फैक्टर ओनर्स। वो लैंड कहां से मिली? फ्रॉम द फैक्टर ओनर्स। वो लेबर जिसने काम किया वो कहां से आया? फैक्टर ओनर्स। कितना सिंपल है ना। और इनकम जनरेट हो गई, इनकम जनरेट हो गई। क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले आया, मैंने पहले बोल दिया आपको। क्वेश्चन इज कैसे? सर इनकम कैसे जनरेट हो गई? सर नोट छप गए क्या? नहीं। अच्छा ये लिखना मत पेपर में, आपके समझने के लिए है। क्वेश्चन क्या है? कैसे? दिमाग में आएगा ना। तो हमने कहा बाय एडिंग द वैल्यू। मैंने अभी आपको समझाया, बाय एडिंग द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, वुड वर्थ ₹5,000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर एंड सोल्ड इन ₹10,000। इट मीन्स ₹5,000 is the value addition and that is the income, and that is the income। सर इनकम तो 10,000 होनी चाहिए थी। नहीं बेटे नहीं, जो 5,000 उसने यूज की ना वुड, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट थी। आपने पढ़ा था ना इंटरमीडिएट गुड्स। और हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करते, हम माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में? तो इनकम कितने की जनरेट हुई? 5,000 की। आई बात समझ में आपको? इंटरमीडिएट कॉस्ट की डेफिनेशन जाके पढ़ना, वहां और क्लियर होगा। आओ आगे चले। फिर क्या हुआ? फिर इधर मैंने हिंदी में कुछ लिखा है, आप हंसना नहीं, आप इसे इंग्लिश में लिख लेना। मैं भी इंग्लिश में लिख सकता था, लेकिन आपकी 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 सहूलियत के लिए, सहूलियत बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ, आप अच्छे से समझ जाओ, इसलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा। और मेरी हिंदी गलत है, मैं जानता हूं कि गलत लिखा है,
आई मीन मीनिंग तो सही है, लेकिन उसमें बहुत गलतियां होंगी, व्याकरण की गलतियां होंगी, इसलिए आप हंसना नहीं, आप इसे सही करके लिख लेना। अब देखो क्या होगा, अगर हम मैंने वी पीपल, अगर हम एक इकोनॉमी की सारी प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा ऐड की गई वैल्यू को एक साथ जोड़ दें तो हम उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। जितनी भी एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितनी भी एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और उन प्रोडक्शन यूनिट्स ने जितनी भी वैल्यू ऐड की है, यानी इनकम जनरेट की है, अगर हम उसको आपस में जोड़ दें तो वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम। विश्वास मानना, जो 4th चैप्टर है ना, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें पहला मेथड है, उसका नाम है वैल्यू एडिड मेथड। और ये कुछ नहीं है, ये वही जो भी हम पढ़ रहे हैं, द वैल्यू एडिड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन इकोनॉमी, इफ वी एड देम टुगेदर वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ दैट इकोनॉमी, एंड दैट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेथड। ये पहला मेथड आप पढ़ने वाले हो। कोई आपसे पूछेगा आगे इस टॉपिक में, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो पहला सिग्निफिकेंस, पहली इंपॉर्टेंस की क्या है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज दैट वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम यूजिंग द फर्स्ट फेज। कौन सा फेज? इनकम जनरेशन फेज। कैसे? By adding the value added of all the production units of an economy at once, एक साथ जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा? वैल्यू एडिड मेथड। तो जो टोटल सेल हुई है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाल दें तो क्या निकलेगा? वैल्यू एडिड। इस कंपनी ने कितने का माल बेचा? देखो आओ देखते हैं। इस कंपनी ने चेयर कितने की बेची? 10,000 की। और वुड कितने की ली थी? 5,000 की। वैल्यू एडेड कितने की हुई? 5,000। यानी अगर सेल्स के अंदर से, टोटल सेल्स के अंदर से इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये वुड, माइनस कर दे तो क्या निकल गया? वैल्यू एडेड। और सारी कंपनियों की वैल्यू एडेड को अगर प्लस कर दे तो क्या निकल गया? नेशनल इनकम। हाँ, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। निकल जाए, निकल जाए, नेशनल इनकम आ जाए। पहला मेथड हो गया, यही है पहला मेथड। बस फॉर्मूला आपको बताना जरूरी है और थोड़े प्रैक्टिकल करवाने हैं और आपको कुछ गोल्डन रूल्स देने हैं। यही है पहला मेथड। ये फर्स्ट फेज है ऑफ द इनकम जर्नी। क्या? इनकम जनरेशन फेज। आओ दूसरा फेज देखते हैं। लेट्स सी द सेकंड फेज। आ जाओ, ये हिंदी में मत लिखना है, आप इंग्लिश में लिख लेना और हंसना मत। आ जाओ, सेकंड फेज क्या है? द नेक्स्ट फेज इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैंने कहा ना, यहां जो इनकम जनरेट होती है उसका क्या करते हैं? सर नाले में फेंकते हैं। सर नाले में पैसे को फेंक देते हैं? नहीं, उस पैसे को हम क्या करते हैं? इसी को फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, हाउस होल्ड को वापस दे देते हैं। इन्होंने तो काम किया, तभी तो इनकम जनरेट हुई। और ये इनकम कहां चली जाती है? दोबारा से इनके पास। आ जाओ कैसे? आओ देखते हैं फटाफट। ये देखो, प्रोडक्शन यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम। कौन सी जो ऊपर हमने कमाई थी? डिस्ट्रीब्यूट दिस इनकम टू किनको? टू द फैक्टर ओनर्स। किनको देती है? टू द फैक्टर्स ओनर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इट। जिनकी वजह से ये इनकम क्रिएट हुई। ये फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट के ऑनर्स होते हैं, ये इनकम किनको दे देते हैं? उन्हीं को दे देते हैं जिनकी वजह से इनकम जनरेट हुई। मतलब सैलरियां दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं, रेंट दे देते हैं, प्रॉफिट सब कुछ देते हैं ना। हाँ जी, आगे आ जाओ। दिस इज द सेकंड फेज ऑफ जर्नी ऑफ इनकम। ये इनकम की जर्नी का दूसरा फेज है। सर पता है सर, इन दिस फेज, इस फेज के अंदर इनकम ट्रेवल फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स टू हाउस होल्ड। सिंपल है, वही बात दोबारा आ रही है। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं।
ठीक है जी, सिंपल है, कितनी सिंपल लैंग्वेज है। यहां इनकम जनरेट हुई, किसकी मदद से? इनकी मदद से। वापस किनके पास आ गई? इनके पास आ गई। किस रूप में? रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में वापस आ गई। अब ये इसका क्या करेंगे? सर ये इसके ऊपर बैठ जाएंगे और फिर बैठ के देखेंगे इतना पैसा मेरे पास है। अरे मूर्ख, खाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे मार्केट से और फिर पैसा वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां पे ये इनकम जनरेट हुई थी। क्योंकि ये कहां से इनकम जनरेट हुई थी? बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और ये लोग क्या बाय करेंगे? फिर बाय करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो, इनकम डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर। पैसा यहां से घूम के कहां चला गया? वापिस यहीं चला गया और यहीं पे तो जनरेट हुआ था। तो जहां पैसा जनरेट होता है वहीं घूम के वापिस चला जाता है। दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर समझ में आ गया। अब देखो इधर आगे देखो, ये हिंदी में फिर लिखा है, अगर हम एक इकोनॉमी के सारे हाउस होल्ड द्वारा कमाई गई इनकम को जोड़ दें तो हम उस इकोनॉमी की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। नेशनल इनकम निकालने का दूसरा मेथड है इनकम मेथड। मींस द इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड इफ यू एड देम टुगेदर। सभी एक इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड हैं, अगर हम उनके द्वारा कमाई गई सारी इनकम को जोड़ दें तो हम उस देश की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। या तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं या तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये दूसरा सिग्निफिकेंस है, द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इफ वी एड द इनकम अर्न बाय द हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी, वी कैन कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ दैट इकोनॉमी बाय यूजिंग विच मेथड? इनकम मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? इनकम मेथड। इस मेथड का नाम क्या है? इनकम मेथड। पहले वाले मेथड का नाम क्या था? वैल्यू एडिशन मेथड। वो कौन करता है? प्रोडक्शन यूनिट्स। ये कौन सॉरी ये कौन कर रहा है? हाउस होल्ड। ठीक है जी। तीसरा फेज मैं लिखवाता हूं, आप ये लिख लो, आप ये लिख लो, फिर मैं तीसरा फेज आपको करवा देता हूं। आ जाओ फटाफट। पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले हमने पढ़ा इनकम जनरेट कहां होती है, फिर उस इनकम की जनरेशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वापस वहीं पहुंच गई। और तीसरा उसका जो फेस है वो क्या है? आज आप पढ़ते हैं। तीसरा फेस है इनकम डिस्पोजिशन फेस, मतलब इनकम स्पेंडिंग। डिस्पोजिशन का मतलब है स्पेंडिंग ऑफ इनकम, इनकम का खर्च किया जाना। इसे हम इनकम डिस्पोजिशन फेस भी कहते हैं या एक्सपेंडिचर फेस भी कहते हैं या स्पेंडिंग भी कहते हैं। अब देखो होता क्या है, आपके पास पैसा आ गया, हाउस होल्ड हैज द मनी नाउ। अब क्या होगा? इनकम आल्सो डजंट स्टे विद द हाउस होल्ड। पैसा तो आप रखोगे नहीं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू ईट द मनी। पैसा तो नहीं खाओगे ना, तो फिर क्या करोगे? आफ्टर ऑल हाउस होल्ड स्पेंड दिस इनकम ऑन एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और वो कहां से मिलेंगे? ऑन एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, या तो पर्सनल यूज के लिए, और टू क्रिएट असेट्स टू इंक्रीज देयर अर्निंग, टू इंक्रीज देयर अर्निंग कैपेसिटी मींस इन्वेस्टमेंट। दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स। वो कहां से परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज? फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी हाउस होल्ड के पास जब पैसा आएगा तो उसे सामान की जरूरत है। दे नीड गुड्स एंड सर्विसेज either to consume it or using it for as assets to increase their earning capacity। या तो आप खाने के लिए गुड्स लेके आओगे या आप कैपिटल गुड्स लेके आओगे। मतलब आप वो गुड्स लाओगे कहां से? वो गुड्स कहां से बाय करोगे? फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट। ये देखो ये क्या लिखा है? दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट्स। सो income finally reaches the point from where it started। जहां से इनकम जनरेशन स्टार्ट हुई थी, वापिस इनकम घूम के वहीं पहुंच गई जहां से वो जनरेशन हुई थी। फिर आगे क्या है इसके बाद? आगे फटाफट। Thus the circular journey of income is complete। यहां पे सर्कुलर जर्नी ऑफ इनकम कंप्लीट हो गई।
सर इससे होगा क्या? तो ये देखो, अगर हम एक इकोनॉमी के सारे हाउस होल्ड द्वारा खर्च की गई इनकम को जोड़ दें तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ये तीसरा मेथड है नेशनल इनकम निकालने का, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। और वो कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। यही हम निकालने वाले आगे जाके। इसमें कुछ एडिशन होगा, कुछ और होगा, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि हम जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो या तो हम बात कर रहे हैं कि पूरी प्रोडक्शन यूनिट्स ने जो मिलके वैल्यू एडिशन की, अगर हम उसे जोड़ दें तो एक देश की नेशनल इनकम निकल सकती है, या पूरे हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना कमाया, जो इनकम उनके पास आई, अगर उसे हम जोड़ दें तो निकल सकती है नेशनल इनकम, या पूरे हाउस होल्ड सेक्टर ने जितना खर्च किया एक इकोनॉमी के अंदर, उसे हम जोड़ दें तो निकल सकती है नेशनल इनकम। और यही तीन मेथड है नेशनल इनकम निकालने के, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। मतलब वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एंड नाउ लास्ट वन इज दिस वन, एक्सपेंडिचर मेथड। इसी चीज को हम आगे जाके भी पढ़ते हैं और आगे इसको हम इसकी कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, हम इसको यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम क्या होती है आप बताओ ना, थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे, बाकी वक्त आने पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख पाऊंगा, लेकिन आप समझ गए नेशनल मैंने देश, एक देश की टोटल इनकम की हम बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन अभी हम आगे इसके डिटेल में और पढ़ेंगे, इसमें और क्या क्या ऐड होता है वो सब बातें हम देखेंगे, लेकिन ये बेसिक थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। मैंने कहा था देयर आर सम assumptions while we are studying this circular flow। तो क्या क्या assumptions हैं? Assumptions of circular flow of income। There are only two sectors in an economy। हम बार बार दो सेक्टर्स लेके चल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। हम गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर्स को नहीं ले रहे हैं इसको स्टडी करते हुए, लेकिन जब नेशनल इनकम निकालेंगे ना फाइनल में, तब उसकी भी स्टडी करेंगे। आ जाओ आगे। द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज अ क्लोज इकोनॉमी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी है जब हम ये स्टडी कर रहे हैं। सर क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? मीन्स देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाउस होल्ड स्पेंड द एंटायर इनकम। हम मान के चलते हैं कुछ सेविंग नहीं है, जितना भी पैसा आया हाउस होल्ड ने सारा खर्च कर दिया, चाहे तो कुछ पैसा वहां पे असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया और कुछ कंज्यूम कर लिया, सेविंग नहीं की। आ जाओ चौथा क्या है? देयर इज नो गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब हम गवर्नमेंट नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ये कुछ चार छोटी छोटी एजम्पशंस हैं व्हाइल वी आर स्टडीइंग दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जब हम इनकम की जर्नी के बारे में पढ़ते हैं। और ये था पूरा द जर्नी ऑफ इनकम। आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद अब चैप्टर खत्म है, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। और उसके अंदर दो ही तीन, वैसे तो टोटल 9 टॉपिक है, टोटल 9 टॉपिक है, लेकिन 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की तरफ, 4th चैप्टर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। आप प्लीज इसे नोट कर लो, फिर मिलेंगे। आप इसे नोट करो, रिवाइज करो, चैप्टर 2 को अच्छे से रिवाइज करो। चैप्टर 1 का हमने एक टॉपिक कर लिया था, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा टॉपिक आप अच्छे से जानते हो, द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है, वो आप खुद कर जाओ। तो आप पहले 2 टॉपिक पहले चैप्टर के कर जाओगे और दूसरे चैप्टर के 7 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए। विश्वास मानना, वी हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल नंबर फ्रॉम दिस चैप्टर। हमने एक नंबर की डेप्थ में जाके इसको पढ़ा है। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन्हीं नोट्स को अच्छे से पढ़ा। आई कैन गिव यू गारंटी ऑफ 100 मार्क्स। मैं 100 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, 100 मार्क्स के लिए, 98-99 के लिए नहीं, 100 मार्क्स की स्टडी में आपको करवा रहा हूं। इसलिए से वेस्ट मत जाने देना। ठीक है, चलो बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।